नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 23 मई और हम डिस्कस करेंगे 22 और 23 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के अंत तक। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारे सेशन का, द मोस्ट सेक्रेड बुद्धिस्ट फेस्टिवल सागा दावा commemorating the birth, enlightenment and Mahaparinirvana of Buddha Sakyamuni is celebrated in which of the following states? Option A Rajasthan, option B Arunachal Pradesh, option C Sikkim and option D Bihar. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिक्किम। सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। सागा दावा यानी या फिर ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल, इससे इस नाम से भी जानते हैं। यह सिक्किम के लोगों के लिए एक ऑस्पिशियस मंथ है। तिब्बतियन कैलेंडर के अनुसार 4th मंथ की पूर्णिमा को ये सागा दावा का फेस्टिवल मनाते हैं और बाकी रेस्ट इंडिया इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से सेलिब्रेट करती है। और यह जो जैसा कि यहाँ पे नाम मेंशन है ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल, यह जो है भगवान बुद्ध के 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स से रिलेटेड है और वो इवेंट्स हैं बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, इनलाइटमेंट टेकन बाय लॉर्ड बुद्धा एंड डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा और अटेनिंग निर्वाणा। तो ये हो जाता है इससे रिलेटेड, यानी सागा दावा जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है और बाकी जो है पूरी कंट्री रेस्ट इंडिया इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से सेलिब्रेट करती है। और ये 3 इवेंट्स भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर गौतम बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम बाय द नेशनल असेंबली ऑफ वियतनाम? ऑप्शन ए फाम मिंची, ऑप्शन बी वोंग दिन हुई, ऑप्शन सी वो वान थोंग एंड ऑप्शन डी तो लाम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तोलाम। तोलाम जो है न्यू प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अभी वियतनाम के, जो पहले पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर थे वहाँ के। 2 महीने पहले ही वहाँ के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो वान थोंग, इन पे करप्शन के चार्जेस लगने के बाद और इनके रेजिग्नेशन के 2 महीने के बाद अभी रिसेंटली तोलाम को वहाँ का न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। और यहाँ पे अगर हम वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन यानी फाम मिनचिन, ये जो है अभी वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आपको याद रखना है वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर और वियतनाम के प्रेसिडेंट है तोलाम एंड प्राइम मिनिस्टर है फाम मिनची वियतनाम के। अगर हम वियतनाम को मैप में देखें तो वियतनाम ये रहा नीचे मैप में। यहाँ पे वियतनाम जो है एक लॉन्ग नैरो एंड लेटर एस के शेप का एक कंट्री है जो साउथ ईस्ट एशिया में लाई करता है। अगर हम इसके नेबर्स की बात करें, नेबर्स कंट्रीज की, तो इसके नेबर्स हैं चाइना नॉर्थ में है, लाओस एंड कंबोडिया इसके वेस्ट में है, और यहाँ पे है गल्फ ऑफ टॉनकिन जो कुछ दिनों पहले न्यूज में था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उनके पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले हम कामी रीता शेरपा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही, एक वीक पहले ही हमने इनके बारे में डिस्कस किया था कि इन्होंने 29th टाइम एवरेस्ट को फतेह किया है, लेकिन अभी फिर से कल ही इन्होंने 30वीं बार 30th टाइम एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। अपने ही रिकॉर्ड को फिर से इन्होंने ब्रेक किया है। रिकॉर्ड 10 डेज के गैप में ये इन्होंने शायद 12 मई को चढ़ाई की थी, जो उनका 29th एवरेस्ट क्लाइम था, और ये 30वां जो एवरेस्ट क्लाइम है ये इन्होंने कल यानी 22 मई को इसे किया है। तो 10 दिनों के गैप में इन्होंने 2 बार एवरेस्ट को फतेह कर लिया, ये भी एक अलग रिकॉर्ड है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि पिछले सेशन में मैंने आपको 29th टाइम बताया था, तो आप अब इसे अपडेट कर लेंगे कि अब कामी रीता शेरपा का जो टोटल नंबर है ये 30 बार एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। और वहाँ पे मैंने इनके बारे में और भी चीज़ें आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
कि कामी रीता शेरपा नेपाल के किस विलेज से बिलोंग करते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके गांव का नाम बताएंगे, क्योंकि ये हम आपको बता चुके हैं एक वीक पहले के एक सेशन में। नाउ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? आपको बताना है ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कौन सा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 है, द प्रोग्राम विच was फर्स्ट introduced in March 2020 initially focused on 5 industries. Statement 2 है, in 14 important sectors the scheme is presently functioning. Statement C है, comparing financial year 2024 to financial year 20, the amount of smartphones exported from the nation increased to 1.2 trillion from rupees 27,225 crore. And option D है, Apple and Samsung are the biggest beneficiaries of the scheme. तो PLI स्कीम से रिलेटेड ये चारों स्टेटमेंट्स हैं, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, अगर कब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, मार्च 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था तो यह 5 इंडस्ट्रीज पे फोकस नहीं था, इनिशियली यह 3 इंडस्ट्रीज पे फोकस था। यानी आपका स्टेटमेंट 1 जो है वह इनकरेक्ट हो जाता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, यानी अभी जो है प्रेजेंटली 14 सेक्टर्स पे फोकस है यह स्कीम, और जो इनिशियली जो 3 स्कीम्स पे फोकस किया गया था जब ये लॉन्च हुआ था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो जो 3 सेक्टर्स थे वो थे मोबाइल एंड अलाइड कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो ये 3 जो है इंडस्ट्रीज थे, इन पे फोकस था। और अभी जो है प्रेजेंट डेज में 14 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिन पे यह PLI स्कीम फोकस्ड है, और वो 14 सेक्टर्स हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, pharmaceuticals, drugs, specialty steel, telecom and networking products, electronic products, white goods, food products, textile products, solar modules, advanced chemistry cell, battery and drones। तो ये 14 सेक्टर्स हैं जिन पे अभी PLI फोकस्ड है, और इनिशियली यह 3 पे ही फोकस्ड था। और अभी यह न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी जो है इसका जो ये 14 सेक्टर्स में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट जो सक्सेसफुल जो PLI स्कीम है स्मार्टफोन PLI, इसे जो है इसका जो टेन्योर है 5 ईयर का जो टेन्योर था इन सारे स्कीम्स का, उसे बढ़ाने की बात हो रही है। इसे शायद 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसलिए यह अभी न्यूज़ में था, इसलिए हमने इससे रिलेटेड MCQs किया और इसके बारे में कुछ चीज़ों को जान लिया। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी माल्टा एंड ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्पेन। स्पेन जो है 99th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? इसे 2015 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एंड रसिया के प्रेसिडेंट के द्वारा UN के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया गया था। ईयर याद रखना है, 2015 में लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और रिसेंटली स्पेन जो है 99th मेंबर बना है, यानी टोटल जो मेंबर कंट्रीज हैं अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के वह 99 है। और 98th मेंबर कौन सा था, यानी स्पेन के पहले किसने ज्वाइन किया? तो पनामा ने 98th मेंबर के रूप में ज्वाइन किया था। और अगर इन दोनों कंट्रीज की बात करें, केवल माल्टा की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो सिग्नेटरीज कंट्रीज के बारे में आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा। सिग्नेटरीज कंट्रीज, तो माल्टा जो है एज अ सिग्नेटरीज कंट्रीज माल्टा ने ज्वाइन किया था, शायद मार्च में ज्वाइन किया है 119वें सिग्नेटरी मेंबर के रूप में।
तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर मेंबर कंट्रीज के बारे में पूछा जाए तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो मेंबर कंट्री है वो 99 है, जिसमें स्पेन जो है अभी लेटेस्ट 99th नंबर पे इसने ज्वाइन किया है। और सिग्नेटरीज कंट्रीज की बात करें तो सिग्नेटरीज कंट्रीज जो है ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 119 हैं, जिसमें माल्टा ने कुछ दिनों पहले 119वें सिग्नेटरी कंट्री के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है। यहाँ पे मैंने आपको मेंबर कंट्रीज के बारे में बताया और ये बताया कि इसका एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में किया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैंने एक क्वेश्चन आपसे और पूछा था महात्मा बुद्ध से रिलेटेड कि उन्हें इनलाइटमेंट जो है किस रिवर के किनारे प्राप्त हुआ था, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर दिस ईयर? ऑप्शन ए बी पार्ट ऑफ द प्लान, ऑप्शन बी सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन सी एक्ट फॉर नेचर एंड ऑप्शन डी कंजर्वेशन मैटर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बी पार्ट ऑफ द प्लान। यह जो है थीम है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। यह जो इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी है इसे हर साल जो है 22 मई को मनाया जाता है, यानी कल जो है इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी डे था। और इस साल का थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान 2024 का। और यह जो सेलिब्रेट किया जाता है यह 22 मई 1992 को जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था इसके एडॉप्शन का यह प्रतीक है, इसलिए इसे हर साल 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एंड थीम याद रखना है बी पार्ट ऑफ द प्लान। और इसके बारे में ये कुछ लाइनें, बी पार्ट ऑफ द प्लान, द थीम ऑफ IDB 2024 is a call to action for all stakeholders to halt and reserve the loss of biodiversity by supporting the implementation of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, also referred to as the Biodiversity Plan। तो ये चीज़ें हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें बस डे याद रखना है और इसका थीम याद रखना है और इसे जानना है कि यह क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ इसके साथ ही हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और साथ में आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना है कमेंट सेक्शन में। मैंने आज 2 क्वेश्चन पूछे हैं तो उम्मीद करती हूँ आप दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।